हिमाचल की सियासत में कर्मचारियों की अपनी ताकत है। ये वो वर्ग है जो किसी भी सरकार को बदलने का मादा रखता है। 3.25 लाख से अधिक कर्मचारी, या यूं कहें 3.25 लाख परिवार, ये संख्या इतनी है कि किसी को भी सत्ता पर काबिज कर दे या बेदखल कर दे। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और आप सभी देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास पेशकश कर्मचारी लहर। कर्मचारी लहर में हम बात करते हैं कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों के बारे में, और आज के इस अंश में बात करेंगे कर्मचारियों के सबसे बड़े मुद्दे की। आज बात पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। आए दिन प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग की जाती है। हिमाचल प्रदेश एनपीएस कर्मचारी महासंघ इसके लिए संघर्षरत है। दावा है कि इस संगठन से 1 लाख से अधिक कर्मचारी जुड़े हैं और बीते कुछ समय में इस संगठन के प्रयासों में काफी तेजी आई है। सिर्फ यही संगठन नहीं, पुरानी पेंशन हिमाचल के लगभग हर कर्मचारी की मांग है। यह आंदोलन यदि और प्रखर होता है तो सत्ता हिलाने की कुव्वत रखता है। कुछ ही दिनों में जेसीसी की बैठक है और कर्मचारियों की इस मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर कर्मचारी नई पेंशन स्कीम से इतना परेशान क्यों हैं और प्रदेश में लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग क्यों हो रही है। साल 2004 में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की पेंशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया था। इस बदलाव के तहत नए केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे से बाहर हो गए। ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को लॉन्च किया। यह 1972 के केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के स्थान पर लागू की गई और उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इस स्कीम को अनिवार्य कर दिया गया जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी। कुछ ही समय बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी सरकारी क्षेत्र में नियुक्त होने वाले कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर नई पेंशन स्कीम लागू कर दी। शुरुआती दौर में कर्मचारियों ने स्कीम का स्वागत किया, लेकिन जब एनपीएस का असल मतलब समझ आने लगा तो विरोध शुरू हो गया। दरअसल एनपीएस कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन के मुताबिक न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं देती। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत हर सरकारी कर्मचारी की सैलरी से अंशदान और डीए जमा कर लिया जाता है। ये पैसा सरकार उसके एनपीएस अकाउंट में जमा कर देती है। रिटायरमेंट के बाद एनपीएस अकाउंट में जितनी भी रकम इकट्ठा होती है उसमें से अधिकतम 60% ही निकाला जा सकता है। शेष 40% राशि को सरकार बाजार में इन्वेस्ट करती है और इस पर मिलने वाले सालाना ब्याज को 12 हिस्सों में बांटकर हर महीने पेंशन दी जाती है। यानी पेंशन की कोई तय राशि नहीं होती। पैसा कहां इन्वेस्ट करना है ये फैसला भी सरकार का ही होगा। इसके लिए सरकार ने पीएफआरडीए नाम की एक संस्था का गठन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनका पैसा बाजार जोखिम के अधीन है और बाजार में होने वाले उलटफेर के चलते उनकी जमा पूंजी सुरक्षित नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम इससे कई ज्यादा बेहतर मानी जाती है। उसमें सरकारी नौकरी के सभी लाभ मिला करते थे। पहले रिटायरमेंट में प्रोविडेंट फंड के नाम पर एक भारी रकम और इसके साथ ताउम्र तय पेंशन जो कि मृत्यु के बाद कर्मचारी की पत्नी को भी मिला करती थी। इस पूरे मसले पर सुनिए क्या कह रहे हैं नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के महासचिव भरत शर्मा। मैं भरत शर्मा, न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का स्टेट जनरल सेक्रेटरी। हम लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर 2015 से प्रयास कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए और निरंतर हमारे साथ कर्मचारी जुड़ रहे हैं। कर्मचारी जुड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि इसकी एक विशेष वजह है एनपीएस की खामियां। पहले शुरुआती दौर में एनपीएस के बारे में ज़्यादा जानकारी कर्मचारियों को नहीं थी, पर धीरे धीरे जैसे इसकी खामियां सामने आती गई, जब कर्मचारी रिटायर होते गए तो उसके बाद हमारे साथ संख्या बढ़ती गई और आज हम लगभग 1 लाख के लगभग कर्मचारी इस एनपीएस संगठन से जुड़े हैं। इसमें जब हम लोग बैठकों में जाते हैं, ब्लॉक में मीटिंग्स होती हैं, उसमें हम जब जाते हैं, हम जब कर्मचारी साथियों से मिलते हैं, जो रिटायर्ड साथी हैं उनसे मिलते हैं, जो अभी सर्विस में साथी काम कर रहे हैं उनसे मिलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे जो उनकी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याओं से हमें अवगत करवाते हैं। ऐसी ही एक समस्या
थी कि एक कर्मचारी साथी हमें मिले, वो अपनी बेटी का एडमिशन कराना चाहते थे बीएससी नर्सिंग में। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास लगभग 10 लाख रुपए के आसपास अमाउंट जो था वो एनपीएस के अंतर्गत आज तक कट के जमा हुआ था, और मैंने 3 लाख के लिए जब एक अमाउंट निकालने के लिए जब मैंने क्लेम किया तो मुझे उसमें से 1 लाख कुछ हज़ार के आसपास अमाउंट मिला, और मुझे ये बोला गया कि आपका अपनी राशि का ही 25% आपको मिलेगा। तो वो उनका मानना था कि मुझे इस पैसे का क्या फ़ायदा अगर ये पैसा मुझे उस समय पे ना मिले जब मुझे उसकी अत्यधिक आवश्यकता हो। ऐसा ही बीमारी के समय में भी कर्मचारियों के कई साथियों ने जो हमें अवगत करवाया, उन्होंने ये भी अवगत कराया कि जब बीमार होता है उनके घर में परिवार में कोई साथी और बहुत ही ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है पैसे की, उस समय भी हम ये पैसा नहीं निकाल पाते हैं, या जो जितना अमाउंट उन्हें चाहिए होता है उतना नहीं निकाल पाते हैं। जैसे एक साथी है, उनका पुत्र है 8 साल का, वो टाइप 1 डायबिटिक है, और उनका कहना था कि 4 बार उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं और 4 बार ही उसे अपने शुगर टेस्ट करनी पड़ती है। और जब उन्होंने इस बारे में आईजीएमसी में और बड़े जो डायबिटिक डॉक्टर्स हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि एक स्मार्ट इंसुलिन जो है, एक किट आती है स्मार्ट इंसुलिन की, जो शुगर भी टेस्ट करती है और उसके हिसाब से इंसुलिन भी रिलीज़ करती है। तो उन्होंने पता किया उसके बारे में, तो 4 लाख के लगभग उसकी कीमत थी। तो इस विषय पर जब उन्होंने एनएसडीएल को पत्र लिखकर और अपना अमाउंट निकालने का प्रयास किया, तो उसमें उनका 10 लाख रुपए होते हुए भी 86,000 रुपये निकला। तो ये समस्या उन्होंने अवगत करवाया कि हमारी मजबूरी, हमारी पति पत्नी की ये हो गई है कि हमें अपने बच्चे को 4 बार इंसुलिन का टेस्ट होने के लिए ब्लड लेते वक्त उसको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और 4 बार ही उसे इंसुलिन देने के लिए इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो लगभग एक दिन में 8 बार वो इस प्रक्रिया से उनका पुत्र गुजरता है। वे भी हम लोग अपने बच्चे के लिए वो मशीन नहीं खरीद सकते। ऐसे ही बहुत सारे और भी उदाहरण हमारे पास इस विषय को लेकर आते रहते हैं। एक तरफ तो ये कर्मचारियों की स्थिति ये है कि उनके पास पैसा होते हुए भी पैसा नहीं निकाल पाते। दूसरी तरफ जो कर्मचारियों के पास उनका अमाउंट है, जो एनएसडीएल के पास जमा है, उसी का जो ब्याज है वो उनको दिया जाता है। तो वो 700, 800, 900, 1000, 1500 रुपये के आसपास वो राशि लगभग बनती है। उस राशि से आज की डेट में हमें कई रिटायर्ड कर्मचारी ऐसे मिले जो बोलते हैं कि एक सिलेंडर हम नहीं खरीद पाते, या 250 रुपये की आज की सरसों के तेल की बोतल जो हो गई है वो हो गई है, और जो हमारा खाद्य सामग्री है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि हम लोग वो खरीद ही नहीं पाते हैं। तो एकदम जीवन स्तर है जो वो उनका ख़त्म, एक सबसे बहुत ही लोएस्ट उस पर आ गया है। और आज के बाद जो कर्मचारी हमारे रिटायर्ड हो रहे हैं, उसके बाद वो इतनी अच्छी जॉब करने के बाद उसके बाद वो जो अब पंचायतों में या अपने गांव में जाके रहते हैं, तो वहाँ पे मनरेगा पे नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कोई कबाड़ का काम कर रहा है, तो कोई चाय की दुकान खोल के कुछ ना कुछ अन्य रोज़गार उसको बुढ़ापे में भी कमाना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हमारे कर्मचारी साथियों ने हमें अपनी जो हमारे मीटिंग्स होती हैं उसके दौरान हमारे को देखने को मिली हैं। और ऐसा नहीं कि हम ये उनसे लेकर ये इन मुद्दों को हमने आगे उठाने का भी प्रयास किया। हम इतनी बार हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है विधायक महोदयों से मिलता है या मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलता है, तो हमने इस मुद्दे को वहाँ पर भी उनके सामने रखा है कि हमारे कर्मचारियों को बहुत दिक्कतें इस एनपीएस के अंतर्गत हो रही हैं। और आप एक तरफ तो ये दिक्कतें हैं जहाँ पर अपना पैसा होते हुए भी हमारे को दिक्कत है, और दूसरी दिक्कत हमारे पास हमें एक ये भी है कि जो पैसा हमें मिलता ही नहीं, हमसे उसका भी टैक्स लिया जा रहा है। तो ऐसी खामियों की वजह से ही जो है साथी संगठित हो रहे हैं और एनपीएस को मजबूत कर रहे हैं। इस विषय पर बार बार प्रयास करने के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस रणनीति नहीं बन पाई है। और बार बार सरकार जो कर रही है वो ये कर रही है, केंद्र सरकार की इसमें संशोधन किए जा रही है, जो पीएफआरडीए एक्ट है इसमें संशोधन किए जा रही है, और उस संशोधन का कोई फ़ायदा कर्मचारियों को होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसका फ़ायदा तभी हो पाएगा जब पुरानी पेंशन बहाल होगी, क्योंकि पुरानी पेंशन में जो लाभ कर्मचारियों को मिलते थे वो लाभ इसमें नहीं है। और कम से कम एक जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसके पास एक मिनिमम पेंशन भी नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छे जो काम किए हैं, वो कोई लेबर है या असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए अच्छे काम किए हैं, किसानों के लिए पेंशन चली है, व्यापारियों के लिए एक फिक्स पेंशन सरकार की तरफ से चली है। परंतु जो कर्मचारी है जो सरकार के लिए काफ़ी समय तक काम करता है, लगभग जो हम अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं तो लगभग 8 साल तक डेली पेड वाले साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने डेली पेड 8 साल काम किया, उसके बाद 6 साल हुआ, उसके बाद 5 साल हुआ, अब 3 साल हो गया है। तो 2022 नजदीक है और सत्ता की जंग कड़ी है। कर्मचारियों की कुछ मांगे पूरी हुई हैं और कुछ अब भी लंबित पड़ी हैं। जेसीसी की बैठक से कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें हैं। लंबा चौड़ा डिमांड चार्टर भी तैयार है। कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होती है, और जब कर्मचारी ही अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं
तो ऐसे में सरकार के भविष्य पर भी सवाल खड़े होते हैं। हिमाचल के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो वर्ष 1993 में कर्मचारियों ने अपनी असल ताकत दिखाई थी और विरोध के चलते भाजपा दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाई थी। जाहिर है वर्तमान सरकार भी कर्मचारियों की नाराजगी मोल लेने की स्थिति में नहीं है। नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत है और हमने पहले भी 2015 से जब से ये संगठन बना है, हमने लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयास किए हैं। पुरानी पेंशन के साथ साथ जो है जो नई पेंशन में जो खामियां हैं उन्हें जो है हमने बहुत सारी ऐसी खामियां थी जिन्हें हम हमारे संगठन द्वारा प्रदेश स्तर पर जो हमारे संगठन ने मुहिम चलाई है उसके बाद बहुत सारी जैसे रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे कर्मचारियों को नहीं थी, वो हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी हैं। ग्रेजुएटी की सुविधा नहीं थी, वो हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुकी है। 10% हमें सरकार की तरफ से हमारा कर्मचारियों का 10% पैसा कटता था, 10% पैसा जो है सरकार देती थी। अब सरकार ने 14% देना जो है शुरू किया है। इस तरह से हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत और जो हमारी एक दो मांगे और छोटी छोटी थी वो भी हमारी जो है उनके ऊपर भी हमने पीछे जो हमारे संगठन द्वारा कार्य किया गया और हमारी जो ये मांगे थी छोटी छोटी ये भी पूरी हमारे संगठन के द्वारा जो हमने करवाई है। अब संगठन जो है पुरानी पेंशन बहाली के लिए बिल्कुल 2022 में, क्योंकि चुनाव हैं और 2022 में का ये जो सुनहरा मौका है इसमें हमारा संगठन जो है पीछे नहीं रहना चाहता और बिल्कुल फ्रंट फुट पर इस जो हमारा आंदोलन है इसको मजबूत करते हुए। एनपीएस कर्मचारियों का कहना है कि जब सांसद व विधायकों को पेंशन का लाभ मिल सकता है तो सरकारी कर्मचारी को क्यों नहीं। यदि यह योजना इतनी बढ़िया है तो सांसद व विधायकों को भी पेंशन के स्थान पर एनपीएस का ही लाभ देना चाहिए। बता दें कि अगर एक नेता पहले विधायक हो और फिर लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद भी बन जाए तो उसे दोनों तरफ से पेंशन मिलती है। इस देश में यह सुविधा सिर्फ और सिर्फ नेताओं को ही उपलब्ध है। हमने एनपीएस के तहत रिटायर्ड हुए कर्मचारी से बात की जो अपने 25 साल विद्युत विभाग में कर्मचारी रहे और अब मात्र 500 रुपए पेंशन में उन्हें गुजारा करना पड़ रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। शेर सिंह जी नमस्कार, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। आपने कितने साल डेली बेस कार्य किया? 18 साल। और रेगुलर सर्विस? 6 साल, 7 साल समझो। आप एनपीएस के तहत रिटायर हुए, आपको कितनी पेंशन लगी है? पेंशन कुछ नहीं है, 500 है। 500 से मेरे को क्या होगा, चाय का गुजारा भी नहीं होता है। ये तो बड़े दुख की बात है। आपने पूरी जवानी जो है सरकार की सेवा में लगाई और आपको सिर्फ 500 पेंशन मिलती है। 500 मिलती है, 500 से क्या। बुढ़ापा पेंशन कितनी है आजकल? बुढ़ापा तो मेरा ख्याल पता नहीं है, आज से इतना 800-900 मिलती होंगी या जेडी। जरा सोचिए कि पूरी उम्र सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को 500 रुपए पेंशन मिले तो बुढ़ापे में उसका सहारा आखिर क्या होगा। एनपीएस लागू होने के बाद केंद्र में 10 वर्ष कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने शासन किया, जबकि 2014 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार का एक छत्र राज है। इसी तरह से प्रदेश में 2 मर्तबा वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस काबिज रही है और भाजपा का भी दूसरा टर्म है, लेकिन किसी भी सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हालांकि कई छोटी राहतें जरूर दी गई हैं, जैसे 2009 की अधिसूचना। केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया है कि अगर नौकरी के दौरान किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वो कर्मचारी दिव्यांग हो जाता है तो उसके परिवार को पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभ प्रदान किए जाते हैं, यानी उस कर्मचारी के परिवार को पेंशन दी जाती है। बता दें कि अब तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, असम, हरियाणा और तेलंगाना वो राज्य थे जहां 2009 की अधिसूचना का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा था। अब पंजाब भी इन्हीं राज्यों में से एक होने वाला है।
परंतु हिमाचल प्रदेश में अब तक ये अधिसूचना लागू नहीं की गई है। तो ऐसे में यदि हिमाचल के किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है या किसी दुर्घटना में वे दिव्यांग हो जाते हैं तो उनके परिवार को कोई भी पेंशन नहीं दी जाती। कर्मचारी के जाने के बाद उसके परिवार की आर्थिक मदद के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है। यही वजह है कि हिमाचल में कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। आदरणीय साथियों, इससे अधिक खेद का विषय क्या हो सकता है कि संपूर्ण यौवन को, अपनी क्षमता को, अपनी दक्षता को, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का दोहन पूरे राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए करने के उपरांत जब सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसे मात्र 500, 700 या 1000 रुपये प्रति माह की मानसिक पेंशन के सहारे छोड़ा जा रहा है। आदरणीय साथियों, जहां पुरानी पेंशन योजना में आयु के बढ़ने के साथ साथ पेंशन में वृद्धि हो जाती है, अर्थात 80 साल की आयु के बाद जहां 30%, 90 में जहां 40%, 95 में जहां 50% और 100 साल की उम्र के साथ जहां 100% पेंशन वृद्धि होती है, पुरानी पेंशन में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। जीवन भर बहुत डिग्निटी और आत्मसम्मान के साथ सेवा करने के बाद जब व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है और उसके पास किसी प्रकार का सहारा नहीं रहता तो वो किस प्रकार का महसूस करेगा, कैसे ग्लानि महसूस करेगा, इस बात की कल्पना करने से भी व्यक्ति कांपने लगता है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के ठीक समय हमारे अपने बच्चों की अपने सामाजिक और उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं, उनका अपना परिवार हो जाता है और चाहकर भी शायद वो अपने बुजुर्गों की ओर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना उन्हें देना चाहिए या जितनी उनकी अपेक्षा होती है। अर्थात अकेला एक ही प्रोविजन, एक ही सहायता और एक सहारा रहता है, वो है पेंशन का। इसलिए प्रयास होने चाहिए हर स्तर पर कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की वही व्यवस्था लागू की जाए जिसे दूरदर्शी सोच रखने वाले उन पुराने लोगों ने और उस वक्त की एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किया था, पॉलिसी मेकर्स ने जिसके लिए पॉलिसीज बनाई थी, जिस पेंशन का प्रावधान किया गया था, यानी जो पेंशन 2003 से पहले संपूर्ण राष्ट्र में लागू थी, वही पेंशन पुनः संपूर्ण देश में सभी कर्मचारियों के लिए बहाल की जानी चाहिए। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों का ये भी कहना है कि भाजपा के 2017 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कहा गया था कि सरकारी विभागों में कर्मचारियों की पेंशन हेतु केंद्र सरकार से परामर्श के लिए सीएम की अगुवाई में पेंशन योजना समिति का गठन किया जाएगा, पर यह घोषणा सिर्फ अखबारों की सुर्खी बनकर रह गई है। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का कहना है कि इसके उपरांत 2018 में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में कर्मचारियों के बीच भी घोषणा की थी कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए जल्द कमेटी का गठन किया जाएगा तथा केंद्र सरकार द्वारा 2009 में मृत्यु और अपंगता पर पुरानी पेंशन संबंधित प्रावधान संबंधित अधिसूचना को भी हिमाचल प्रदेश में जल्द लागू किया जाएगा, पर अब तक हुआ कुछ नहीं। नमस्कार, मैं सुनेश शर्मा, अध्यक्ष महिला विंग एनपीएस हिमाचल प्रदेश। हम सब एनपीएस महिला कर्मचारी बहनों का सरकार से अनुरोध है कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाली हर एक महिला कर्मचारी बहन को रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन के रूप में 1000 या 1200 या 1500 राशि जो है वो मिल रही है। तो हमें नहीं लगता कि बुढ़ापे में ये जो राशि है ये एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए काफ़ी है। तो इस बात की गंभीरता को देखते हुए हम सब महिला कर्मचारी, एनपीएस महिला कर्मचारी बहनों का सरकार से अनुरोध है कि ये जो हमारी एनपीएस है इसको ख़त्म किया जाए और पुरानी पेंशन बहाली की मांग जो कि हम लंबे समय से कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सुषमा चौहान, प्रमुख योजनाकार, महिला विंग एनपीएससीए जिला चंबा। बहुत सह लिया, बहुत तड़प लिए, बहुत कर लिया इंतजार। अब तो गुजारिश है सरकार से कि पुरानी पेंशन बहाल कर दो सरकार। साथियों, सच में समय आ गया है कि अब पुरानी पेंशन बहाल हो जानी चाहिए, लेकिन सरकार जो है एक घोर निद्रा में सोई हुई है। सरकार के साथ साथ हमारे कर्मचारी वर्ग भी सोए हैं और इस संघर्ष में, पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष में हमें एकजुट होकर दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हमें पुरुष कर्मचारी ही नहीं, महिला कर्मचारियों का भी भरपूर योगदान चाहिए। समय आ गया है साथियों कि अब जो है वो एक और एक, 2 बार 2 होते हैं वाला संख्या बल नहीं दिखाना है।
एक और एक 11 होते हैं, इस तरह से संगठित हो जाना है। और इसमें मुझे महिला साथियों से भी भरपूर सहयोग चाहिए। मेरी महिला साथियों से अपील है कि वो भी घरों से बाहर आएं और अपना पूर्ण सहयोग दें, क्योंकि यदि हम संगठित नहीं होंगे तो सरकार हमारी मांगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है, अनजान है कर्मचारियों की पीड़ा से कि भरपूर यौवन में जो अपनी सेवाएं कर्मचारी दे रहा है, वो रिटायर होने के बाद जब 500-600 रुपये पेंशन लगेगी उसका क्या होगा। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। हर कर्मचारी को संगठित होना होगा, अपना संगठित होकर अपना बल दिखाना होगा कि किस तरह से हम सरकार को झुका सकते हैं, किस तरह से अपनी मांगें मनवा सकते हैं। अतः पुरुष कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारियों से भी मेरा विशेष अनुरोध है कि वो इस पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष में अपना पूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं संदीप कश्यप, ब्लॉक प्रेसिडेंट नाहन, जिला सिरमौर, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करता हूँ अपने सभी पेंशन विहीन साथियों की तरफ से कि वो हिमाचल में जो भारत सरकार ने 2009 में नोटिफिकेशन करी थी, जिसमें किसी साथी की मृत्यु हो जाने पर या अपंगता पर उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा, पर हिमाचल सरकार ने ये जो नोटिफिकेशन थी उसको अभी तक हिमाचल में लागू नहीं किया। मैं अपने सभी साथियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र 2009 की नोटिफिकेशन को लागू किया जाए। आपने 2017 विधानसभा सत्र में हमें बोला था कि हम पेंशन के लिए कमेटी बनाएंगे, पर अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। मैं आपसे इसके लिए भी अनुरोध करता हूं कि शीघ्र इसके लिए कमेटी बनाई जाए और हम सभी को पेंशन दी जाए। महोदय, 2003 में पेंशन बंद हो गई थी, उसके बाद हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जो रेगुलर हुए, 4 से 5 साल तक की उनकी नौकरियां हुई, पर उनको रिटायरमेंट पे कोई भी पेंशन का उचित लाभ नहीं मिल रहा है। किसी को 2000 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 1500 रुपये। महोदय, आप भी जानते हैं आज की डेट में बुढ़ापा पेंशन भी जो है वो भी 15 से 2000 रुपये है। एक सरकारी एम्प्लॉय सारी उम्र सरकार की सेवा करता है, एक रिस्पेक्टेड, आप उसको रिस्पेक्टेड सैलरी देते हैं, पर उसका क्या कि वो रिटायर होने के बाद मेले में चूड़ियाँ बेचे। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल के स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने जब MLAs के लिए ये पेंशन शुरू करी थी, तब जो मैंने सुना है उन्होंने यही बोला था कि उनके पुराने MLA साथी मेले में चूड़ियाँ बेच रहे थे, तो सरकार ने ये पेंशन MLAs के लिए शुरू करी थी। अब हम क्या करें? तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप इस पर कोई उचित कदम उठाएं। आप हमेशा ही कर्मचारियों के हितैषी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही कर्मचारियों की हितैषी रही है और मोदी जी जैसे देश का विकास कर रहे हैं, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो शीघ्र पूरे भारतवर्ष में पुरानी पेंशन को शुरू किया जाए। धन्यवाद।